बिहार में जब शराबबंदी हुई तो शराबबंदी का कानून भी आया, जिसके तहत सजा के प्रावधान तय किए गए, जिसके तहत यह तय किया गया कि शराब पीना गलत है, गैर कानूनी है और उससे सजा मिलेगी। लेकिन इसके चक्कर में कई ऐसे लोगों को सजा मिली जो उसके हकदार भी नहीं थे, और कई ऐसे लोगों को सजा मिली जिन्होंने कानून तोड़ा और वो उसके हकदार थे। आज जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शराबबंदी और उससे जुड़े हुए कानून के बारे में ही है। कैसे कई लोगों के साथ नाइंसाफी हुई और अब हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, वो राहत क्या है और कैसे लोगों को इससे जो है आसानी होने वाली है, मुश्किलें आसान होने वाली, ये सब कुछ हम जानेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ आज इस चर्चा में पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील देव प्रकाश सिंह मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत लाइव सिटीज में। धन्यवाद। जैसा कि इंट्रोडक्शन से हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आज हम शराबबंदी से जुड़े हुए किसी कानून के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को तकलीफ हुई है लेकिन अब थोड़ी राहत मिलने वाली है। सर, सबसे पहले तो क्या राहत मिलने वाली, मैं चाहूंगी आप शॉर्ट में बताएं और फिर हम उस पर विस्तार से जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कानून जो है, ये जो केस है, इसमें LPA है, मतलब इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। पहले जजमेंट हो चुका था इनके फेवर में, जो पिटिशन ये रेस्पोंडेंट उनके फेवर में जजमेंट हो चुका था। उसके बाद सरकार चली गई LPA में। LPA कहते हैं इंट्रा कोर्ट, उसके कोर्ट अपील के बाद का अपील, मैं रीट के बाद का अपील। और जिनके ऊपर केस था वो पुलिस कांस्टेबल हैं, बाद में ASI में प्रमोट हो गए हैं। उनका नाम है धर्मराज सिंह। हिंदू धर्म में धर्मराज का महत्व का मतलब होता है जो कर्म और पाप का दंड निर्धारित करते हैं। भगवान धर्मराज यमराज को यमराज, इसमें डॉक में खड़े धर्मराज ही हैं। कल ही एक मजाक में वकील साहब कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि बादल पर ही केस कर दें। अब बादल लटकता है, बारिश नहीं पटना में हो रही है। तो धर्मराज पर ही एक केस है। धर्मराज कौन है? कानून का सिपाही है। वो पुलिस से प्रमोशन होकर ASI बना है और 32 साल नौकरी किया। 32 साल सर्विस देने के बाद मोतिहारी में जब वो रिजर्व फोर्स में उसकी पोस्टिंग थी तो बैरक में एक बार रेड हुआ और कहा कि कौन आदमी दारू पिए हुए है, कौन लीकर सेवन किया हुआ है। तो ब्रेथ एनालाइजर से टेस्टिंग हुई। ब्रेथ एनालाइजर से टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग होने पर पाया गया कि धर्मराज सिंह ने शराब पी रखी है। इनको अरेस्ट किया गया, इन पर केस हुआ, जेल गए। उसके बाद चूंकि एक रूल है, रूल नंबर 4, वो बिहार सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है, बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1976। इसमें रूल 4 को एमेंड किया गया ये एक्ट आने के बाद, मद्य निषेध अधिनियम। उसमें कहा गया कि अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय अपने ड्यूटी में या कहीं भी बिहार के अंदर अगर दारू पी हुए पाया जाता है तो उससे नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी। किसी भी विभाग के अधिकारी को, किसी विभाग के अधिकारी। बड़ा सख्त कानून है। कहा कि कोई भी दारू पिए पाएगा और सरकारी एम्प्लॉय तो नौकरी से बर्खास्त कर दी जाएगी। बहुत सारे केसेस में, एक यही केस नहीं है, 1-2 केस हमारे पास भी ऐसे हैं। पुलिस विभाग के ज़्यादा केस हैं। तो उनके ऊपर केस है और उनको एक्शन लेकर के है कि भाई क्या कहा जाए, इस पर शब्द बोलना भी सही नहीं है, लेकिन इस कानून में जब भी कुछ देखते हैं तो लगता नहीं है कि कानून प्रोपोर्शनेट लॉ है ये। सर, ये जो रूल 4 है, इसमें मतलब एक बार में ही ये डिसीजन हो जाएगा या पहले कोई वार्निंग वगैरह दी जाती है? नहीं, वही सब तो गलती है। इसमें नियम है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेगी, तभी कोई शोकॉज होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, एक इंक्वायरी होगा, उसमें इंक्वायरी ऑफिसर होंगे, एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होंगे, एक डिफेंडेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिसको अब जो कोई यूनियन के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई उनके रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई उनके फ्रेंड हो सकते हैं। वकील नॉर्मली नहीं होता है, वकील भी होता है अगर जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर उधर से वकील है तो, अदरवाइज एडवोकेट की जरूरत नहीं है इस केस में। ये प्रोसेस होता है और चार्ज फ्रेम के बाद उसका देखता है कि ये चार्ज इनके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो चार्ज फ्रेम को देखा, चार्ज जो इन पर लगा है वो चार्ज सस्टेनेबल है कि नहीं।
और फिर वो अपना रिपोर्ट देता है अपॉइंटिंग, जिसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, उनको देता है और तब उन पर एक्शन होता है। बट ये सारे कानून को ताक पर रख करके ना प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, इंक्वायरी अफसर ने बस वो ब्रेथ एनालाइजर पर रिपोर्ट दे दिया। 9 मई 2024 को जस्टिस विवेक चौधरी, जो पटना हाईकोर्ट के ही जस्टिस हैं, उन्होंने जजमेंट दे दिया और इनके डिसमिसल को, जिनका डिसमिसल हुआ था इसी के आधार पर, उसको क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया कि नहीं साहब ये गलत है। ब्रेथ एनालाइजर जो है वो कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है, यह मानक टेस्ट नहीं है। इससे केवल कह दीजिएगा, बहुत सारा जजमेंट इसमें आया है कि आप कह दीजिए कि दारू पिए, आपका मुख्य जो चार्ज है कि यही नहीं कि बैरक में दारू पिए हुए था, शराब पिए हुए था। जब मुख्य आरोप यही है और वो आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है तो बाकी एक्शन भी क्वैश हो गया। और उन्होंने यह भी आदेश किया, तो अब तो यह भी किसी ने कहा कि रिटायर कर गए इसी बीच में, रिटायर कर, चूंकि पहले घटना घटी है और डिसमिसल उनका हो गया, तो 2020 की घटना है और 32 साल वो नौकरी कर भी। हाँ, तो उस समय इस बीच जब तक प्रोसीडिंग चला बीच रिटायर कर गए होंगे। तो उन्होंने यह भी आदेश किया कि उनके रिटायरमेंट तक जो भी कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो उनका सैलरी है और फिर जो पीएफ, ग्रेच्युटी, सब यह मान लिया जाएगा कंटिन्यूड सर्विस में है, वो सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। अच्छा ऑर्डर जैसे विवेक चौधरी का था, सरकार का मन नहीं माना इससे, सरकार फिर चली गई कोर्ट में अपील में, जिसको कहते हैं लेटर पेटेंट अपील। वर्चुअली इस सब केस में तो नहीं जाना चाहिए था, मामूली सी बात थी। सरकार को लगा होगा, अगर चूंकि इसलिए गई होगी सरकार, इस एक केस से बहुत सारा केस खत्म हो जाएगा। ये आपके दर्शकों के लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि ये केस नज़ीर बनेगा। जैसे पहले भी इसमें केस हुआ है और केस में बता देते हैं कि अगर कोई आदमी एम्प्लॉय है और दारू पीने का और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उसका जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग प्रॉपर जो प्रोसीज्योर है नेचुरल जस्टिस का जो बना हुआ है उसके अनुसार अगर नहीं हुआ है तो इस जजमेंट से कवर होगा वो, और उनका भी बर्खास्तगी रद्द होगा। जो बहुत लोग पीड़ित हैं, एक जजमेंट से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ये रूलिंग है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है रूलिंग हो जाता है जी। तो इस पर वो उनके और जगह भी जाएगा मामला। ये तो फिर अब सरकार ने क्या किया? इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसको बार बार कोर्ट हो रहा है, वह बच्चू भाई हसन अली का केस है। उसमें इंश्योरेंस का कोई केस हुआ था, ड्राइवर के ऊपर केस हुआ था कि ड्राइवर पिए हुए है, डॉक्टर ने उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया तो बोला कि जब तू पुड़िया खाने से भी आ जाता है कई बार। इनके वाले केस में जो धर्मराज हैं वो बता रहे थे इनको ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, और बोले कफ सिरप हम लेते थे तो कफ सिरप का भी गंध वैसा ही आ जाता है। उन्होंने कहा भी हमारा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और हम ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट में हैं, तो ट्रीटमेंट में अगर हम हैं तो हमको जो है सो बराबर हम कफ सिरप लिया करते थे, उसका टेस्ट है। और इन्होंने ये बात जब इंक्वायरी हुई है तो उन्होंने अपना बताया है इस चीज़ को, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है कि इनका ट्यूबरकुलोसिस का पेपर दिया है, इन्होंने बीमारी बताई, पूरे प्रोसीडिंग में कहीं जिक्र भी नहीं है, जिसको कहते हैं वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगला जो बताएगा उसको तब लीजिएगा ना। अब सरकार ने कहा कि भाई ये कोई क्रिमिनल केस तो है नहीं, क्रिमिनल केस में एविडेंस पुख्ता होना चाहिए। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में एविडेंस, उसमें उन्होंने एक जजमेंट भी कोट किया है, और जजमेंट का जो कोट किया है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर एंड अदर्स वर्सेस अजय कुमार श्रीवास्तव, 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो एविडेंस का स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो नहीं होना चाहिए जो क्रिमिनल केस में होता है। तो ठीक है, इन्होंने ब्रेथ एनालाइजर का लिया, तो बच्चू भाई वाला तो इंश्योरेंस वाले केस का है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, तो इसको उस लेवल का स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ये बेंच, चीफ जस्टिस के बेंच और जस्टिस सोनी श्रीवास्तव बेंच ने कहा कि ये नो एविडेंस है, ये स्तर की बात नहीं है। और इन्होंने एक जो प्रोहिबिशन एक्ट 1916 है, 2016 है, उसमें जो एक सेक्शन है, सेक्शन 75, वो सेक्शन सुनिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। उस सेक्शन में लिखा हुआ है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एक एविडेंस होगा, एक सबूत माना जाएगा, और कोई भी आदमी के पास अगर पुलिस या एक्साइज का पदाधिकारी या डिजिग्नेटेड कोई पदाधिकारी जाता है कि अपना मुंह खोलिए, आपका हम टेस्ट लेंगे, और आपने अगर मुंह नहीं खोला तो भी उसको तो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है,
बताइए, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट बहुत सख्त कानून माना जाता है। जैसे बहुत सारे कानून है ना, SC ST एक्ट में महिलाओं वाले केस में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट माना जाता है। इसमें भी बताइए, छोटी सी बात है, कहा कि प्रिजम्पशन, अगर आपने मुंह नहीं खोला, आप चले गए कि नहीं अभी जांच हम नहीं कराएंगे, तो मान लेंगे कि आप पिए हुए। अच्छा सर, अलग यही है वो सेक्शन 75 जिसका जिक्र इस केस में हुआ है। और कहा कि भाई सेक्शन 75 इसको एविडेंस माना है। तो इस बेंच ने कहा, चीफ जस्टिस के बेंच ने, कि एविडेंस चलो मान लिया कि एविडेंस है, लेकिन प्रोबेटिव एविडेंस है, इस एविडेंस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि जब इसको बच्चू भाई हसन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है और उस केस में कह दिया गया है कि ये कोई एविडेंस है ही नहीं, क्योंकि इस एविडेंस में जब होम्योपैथी दवा खाने में, जब कफ सिरप लेने में, जब पुड़िया खाने में इस ढंग का गंध आता है, तो ये डिटर्मिनेटिव टेस्ट कैसे हुआ? जब तक यूरिन टेस्ट नहीं हो, ब्लड टेस्ट नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, तब तक कैसे माना जाएगा कि दारू पिए हुए? और उस पर भी आप सीधा नौकरी खत्म करने की बात। सिमिलर केस पहले भी हो चुका था, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अश्वत्थामा महतो वाला केस। उसमें भी डिसाइड, उसमें मामला ये हुआ था कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का प्रोसीज्योर है उसमें जहाँ तहाँ डिफेक्ट है, वेटिएटेड है, इसलिए हटाया गया। बट इस केस में चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर, अगेन ये पहले से रिटरेट कर दिया, रीअफर्म कर दिया कि ब्रेथ एनालाइजर इज नॉट द कंक्लूसिव डिटर्मिनेटिव टेस्ट टू एस्टेब्लिश दैट द पर्सन हैज कंज्यूम्ड इन द लीकर। कहा कि उससे यह कन्फर्म नहीं हो रहा है कि कोई आदमी लीकर पिया है। तो मैं आपको इस बात पर इसलिए बोल रहा हूँ, अब जो ब्रेथ एनालाइजर पर जितने केसेस चल रहे हैं जी, सर्विस होल्डर के या नॉन सर्विस होल्डर के, ये जितने केसेस चल रहे हैं वो सारे केसेस का आधार खत्म हो गया, फाउंडेशन हिल गया, और वो सारे केसेस ध्वस्त होंगे। अच्छा, क्योंकि इस ढंग के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं बिहार सरकार के। सुप्रीम कोर्ट का भी एटीट्यूड यहाँ सही नहीं है, उस पर चल ही रही है, और हमें 90% उम्मीद है कि वहाँ भी ये केस कोलैप्स करेगा। तो ऐसे हालात में ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस में हैं, उनके ऊपर एक्शन ब्रेथ एनालाइजर के नाम पर हुआ है, तो सब लोगों को राहत इस केस में मिल जाने की उम्मीद है। क्योंकि अब ये LPA का जजमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोर्ट किया हुआ, और साफ कह दिया है ये जो जजमेंट है, दिस हैज बीन ऑथर्ड बाय जस्टिस सोनी श्रीवास्तव और ये फर्म एग्रीड बाय द चीफ जस्टिस। तो इसका बहुत ज़्यादा एविडेंसरी वैल्यू है, और ये सारे केस पर रूलिंग की तरह काम करेगा। और उन्होंने यह भी कह दिया कि दिस इज ए केस ऑन विच एक्शन हैज बीन टेकन विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी सब के ऊपर एक्शन लिया गया है, इसलिए ये केस सस्टेन नहीं करेगा। और जो जजमेंट था जस्टिस विवेक चौधरी वाला, उसको कन्फर्म कर दिया, बोला उसमें इंटरवेन करने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मोटा मोटी यही केस है, अच्छा जजमेंट है, इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी। और इसको कहा गया कि ये जो प्रोसीडिंग है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, ये परवर्स है, ये विकृत है। सर मतलब मैं एक दो सवाल करना चाह रही थी इससे जुड़े हुए। ये तो फिर आम लोगों पर भी लागू होना चाहिए जिनका फाइन काटा जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने, चलिए ठीक है, जिसने शराब पी, कानून के हिसाब से उसको आप जो भी ज़रूरी फ़ाइन है फ़ाइन करिए, आप उसको सज़ा दीजिए। लेकिन बहुत मर्तबा ये होता है कि पुलिस वाले भी मनमानी करते हैं। और आपने एक चीज़ ये बताई कि अगर मान लीजिए कि मैंने मना कर दिया कि मुझे ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट नहीं देना है, तो ऑटोमेटिकली मतलब वो मान लिया जाएगा कि मैंने शराब पी रखी या फिर मैंने नशा कर रखा है। अब यहाँ पर आ जाएगा नेचर वाला बात। कई लोग ऐसे रहते हैं, अगर वो सही रहेंगे तो वो बहस नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हम बता रहे हैं ना कि हमने ऐसा नहीं किया है, तो हम अपना क्यों मुंह खोलें। तो मान लीजिए उस कंडीशन में भी वो गिल्टी हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे। लॉ तो ही है, ये तो गलत लॉ है, लॉ को प्रिजम्पशन ऑफ। लेकिन अब क्या है जी, जब ये जजमेंट हो गया तो अब किसी को इस पर केस फाइल करना चाहिए वैलिडिटी ऑफ एक्ट पर। सेक्शन 75 वैलिडिटी पर क्वेश्चन करना चाहिए कि जब ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट एविडेंसरी नहीं है, प्रोबेटिव नहीं है, तो इसको यहाँ डिलीट किया जाए। इस सेक्शन को, जो सेक्शन 75 है, इसके डिलीशन के लिए केस फाइल होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही फाइल होता है, और ये केस फाइल होना चाहिए ताकि एक्ट ही खत्म हो जाए सेक्शन से। बाकी तो एक्ट अपना जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो सेक्शन 75 है, ब्रेथ एनालाइजर जब टेस्ट ही नहीं है और इस टेस्ट पर किसी को सजा नहीं हो सकती है, तो ये एक्ट ही खत्म हो जाना चाहिए 75 को, सेक्शन 75।
और जो आप बता रही हैं, चाहे आम लोग हों या सरकारी एम्प्लॉय हों, जी। उनके जो भी कोई केस ब्रेथ एनालाइजर पर हैं, मैं आपको बता देता हूं आपके कैमरे पर, उनके सबके केस समाप्त होंगे। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर गुटखा खा के भी ब्रेथ एनालाइजर पे फूका जाए गुटखा है, तो भी होम्योपैथी मेडिसिन है, कफ सिरप है, बहुत सारी चीज हैं। तो बहुत सारा जो माउथ फ्रेशनर है उसमें भी सुगंध आता है। कोई ऐसी बात नहीं, कई बार तो आप मुंह में कुछ खा रहे हैं। और सर अब तो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऐसे अल्कोहल आते हैं है तो उसकी क्या? तरह स्मेल करता अल्कोहल है। एक फर्मेंटेशन है जी। अभी हमने एक केस पटना हाईकोर्ट में ही लड़ा था, तो चावल को रात में जो भात होता है, तो बासी भात बहुत लोग खाते हैं पहले जी। तो भात को रात में पानी में फुला करके और सुबह में मिर्चा उर्चा डाल करके उसमें दे करके खा रही थी। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बोला कि फर्मेंट कर गया है ये। तो भात तो फर्मेंट कर ही जाएगा। हाँ। चावल को पानी में रात में फुलाइएगा तो फर्मेंट कर जाएगा। तो फर्मेंट कर गया। या पहले जो महुआ होता है, और सर तो महुआ पहले बैल को खाने मिलता तो उसको भी पानी में रखे, वो भी फर्मेंट कर जाएगा। ये उड़ीसा की मतलब कि वो राजकीय डिश है। राजकीय डिश है। तो इन बातों की ये थोड़ा सा मायोपिक कानून है, इस कानून को थोड़ा और ध्यान से देखना चाहिए था। इसमें जो डिलिब्रेशन है बहुत वेल डिलिब्रेटेड लॉ नहीं है। इसमें बहुत सारा, इसमें गरीब लोग से पड़ जाता है चक्कर में। हमने जिनका केस लड़ा था वो भट्ठा पर डेली वेज महिलाएं हैं, और महिलाओं को उठा के ले जाकर बंद कर दिया और 1 महीना जेल में, 1 महीने से ऊपर ही जेल में रह गई वो लोग। अब वो ब्रेड अर्नर हैं घर में, किसी का पिताजी अंधा है और किसी का घर में कोई देखने वाला नहीं है, उसके केस को देखना कि ये जब हम लोग सुने थे हम लोग को बड़ा ख़राब लगा कि भाई इसको चावल भात खा रहा है, उसको पकड़ अरेस्ट कर लिया, कहीं कोई टेस्ट नहीं। सर अगर आप मेरे ज़िले में जाएंगे, कटिहार वाले इलाके में, सीमांचल में बॉर्डर है उधर, तो बंगाल में लोग खाते हैं। और अभी जब ये तरास लगने वाली गर्मी होती है तो जानबूझकर चावल ज़्यादा बनाया जाता है ताकि उसको रात में पानी में रखें, सुबह उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालें। झारखंड में और उड़ीसा में तो पखोड़ो बोलते हैं उसको, वहाँ का तो वो मतलब मेन डिश उसको कहा जाता है। गैस चूल्हा नहीं था जी, तो बासी खाने के तो सब जगह था। हाँ। और बासी खाना कहा जाता था कि पेट के लिए भी अच्छी चीज है, बल्कि जो गट की बीमारी होती है उसको कहता था बासी भात अगर खाइएगा तो गट हमारे यहाँ पर्व भी है सर, ये सिरवा जिसको मनाते हैं लोग, जानते हैं कौन पर्व बासी खाने का जी, है। रात को खाना बना के सुबह पानी में रखिएगा तो भात फर्मेंट कर जाएगा। जी। तो ऐसा कोई फ्रूट्स को भी अगर आप रख दीजिएगा कहीं तो वो भी फर्मेंट करता है। तो फर्मेंट हो गया तो हो गया दारू। तो ऐसे तो अब या भगवान शिव को भांग चढ़ता है, तो भांग चढ़ता है तो भांग को तो नहीं रखा गया है उसमें, लेकिन कई बार भांग के बाद और भांग का जो पत्ता होता है और गांजा का पत्ता होता है पौधा, वो दोनों में समानता है। हाँ। इस बात को आपको नहीं ध्यान दिया। और आप चलते रहेंगे तो बिहार के गांवों में वो इधर उधर उगा गाँव में, यहाँ जाइए ना, शहर में भी, हाजीपुर पुल क्रॉस कर रोड किनारे में देखिएगा, सब जगह अपने आप पैदा ले लिया है वो। उसको कौन उखाड़ते फिरेगा? सरकार की जमीन में पैदा ले लिया भांग। तो अब उसके लिए किसी को अरेस्ट करते फिरिएगा तब तो ये गजब कानून है। और इस ढंग वो तो NDPS एक्ट में आता है, इस एक्ट में नहीं आता है। तो अच्छा जजमेंट है, जजमेंट होना चाहिए था, नहीं होता तो गलत था। तो सर क्या कम से कम जज ने अपनी आंखें खोल के रखी है कि ऐसे लोगों को रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। तो सर अब सिंगल जज से मिला और डिवीजन बेंच से ही मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, जब इनको तो सब सुविधा मिल जाएगी। हाँ। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, जिसकी संभावना बहुत कम, क्योंकि पहले भी गई सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस केस में सही नहीं है। हाँ। तो अगर जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर जाती है तो वहां से भी कोई रिलीफ मिलने का 99% चांस है कि नहीं मिलेगा सरकार को राहत, क्योंकि ये कानूनी थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट लॉ, हम बार बार बोल रहे हैं, दिस लॉ इज डिस्प्रपोर्शनेट। दंड का जो प्रावधान है, चाणक्य नीति में कहा गया था कि दंड और दान समानुपातिक होना चाहिए। कोई आदमी अगर एक थप्पड़ मारे बदले में गोली मार दीजिएगा, यह नहीं हो सकता। जितना दंड, जितना ये गलत काम किया उतना ही दंड मिलना चाहिए, ज़्यादा दंड नहीं मिलना चाहिए। यही सिस्टम है। ये एक जो सिविलाइज सोसाइटी का जो दंड प्रणाली है, वो धर्मराज का केस था, तो दंड प्रणाली सही होनी चाहिए। अच्छा जजमेंट है और बहुत लोगों को राहत मिलेगी। बहुत केस पड़े हुए हैं नीचे वाले कोर्ट में, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। हमको लगता है कि जो ऑफिसर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे होंगे और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, क्योंकि पुलिस का केस है, ADGP का ऑर्डर भी था, IG का ऑर्डर भी था, या DIG का ऑर्डर है, तो इन लोगों को भी अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस जजमेंट के बाद इसको उनके रूल बुक में इसको ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और बाकी लोगों को रिलीफ देना चाहिए, ताकि ये लोग परेशान ना हो। और सब लोग सिपाही हैं, ASI हैं, SI हैं, और जा करके बेचारे हाई कोर्ट तक लड़ना, लगता है लोग की जजमेंट आए, लेकिन कितनी परेशानी हुई होगी इसका अंदाजा आप लगा लीजिए।
और वो टीबी के पेशेंट हैं, जिंदगी भर बिहार सरकार की सेवा की और बुढ़ापे में उसके साथ एक साथ दंड, ये तो गलत है। धर्मराज के साथ अधर्म वाला काम हो गया। और एक बात और हम बता दें, यह कहा जाता है कि महिलाएं शराबबंदी से बड़ी खुश हैं। ये दोनों जस्टिस महिला है, चीफ जस्टिस भी महिला है और जिस जस्टिस ने ऑथर किया है वो बिहार की ही रहने वाली जस्टिस सोनी श्रीवास्तव, वो भी महिला है। ये 2 महिला जज का जजमेंट है, ये भी बात यहाँ गौर करने लायक बात। वैसे इस कानून का सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार खुद। कैसे सर? उनका देखिए, उनका रिसोर्सेज जा रहा है, उनका टैक्स जो कलेक्शन है वो, अगर कहिएगा सबसे बिगेस्ट विक्टिम कौन है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज द बिगेस्ट विक्टिम, सबसे वर्स्ट विक्टिम वही है इस केस का। साथ साथ यह भी हम बोल देना चाहेंगे कि ड्यूटी पर इंटॉक्सिकेशन गलत बात है। ड्यूटी पर गाड़ी चलाने पर इंटॉक्सिकेशन एकदम गलत है, पनिशेबल। तो आपने जाना और समझा कि कैसे शराबबंदी कानून जो है वो कई जगहों पर लोगों के लिए गलत साबित हो रहा है और आम लोगों को उससे कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये एएसआई धर्मराज का जो मामला है वो उसका जीता जागता उदाहरण है। हालांकि उन्हें अब राहत मिलने जा रही है और इनके पीछे पीछे कई सारे ऐसे लोगों को भी शायद अब राहत मिल जाए जो शराबबंदी कानून के चक्कर में बेफिजूल की सजा काट रहे हैं। और बिहार सरकार के कंधों से भी बोझ हल्का होगा, क्योंकि आपको पता है कि केसेस का बोझ कितना ज्यादा होता है। जब सरकार केस लड़ती है तो अतिरिक्त खर्च भी आता है, उनके ऊपर फाइलों तक का बोझ बढ़ता है और जो काम होना चाहिए उसके लिए सरकार को वक्त नहीं मिल पाता है। तो कई सारी चीजों पर, कई सारे पैरामीटर्स पर राहत मिलने वाली है आम लोगों से लेकर सरकार तक, और उससे भी ज्यादा कोर्ट केसेस पर कि फाइलें थोड़ी हल्की होंगी। शराबबंदी के चक्कर में जेल इतने ज्यादा भरे गए, इतने ज्यादा कोर्ट पे हम वकीलों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, लेकिन आम लोगों को तो राहत मिलेगी। आम लोगों को राहत हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कानून से वकीलों को बड़ा भला हुआ है।